सभी को नमस्कार। आ जाइए मेरे दोस्तों, साथियों, एक ओंकार। आ जाइए सभी के सभी लोग। हेलो विनीत, तबीयत बस ठीक है। आ जाइए। जी विनोद जी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। वायरल इन्फेक्शन है एंड इट विल टेक अराउंड 7 to 11 days to recover completely. But still, I have come here to teach you, my dear students. So nice of you. चलिए आप आ जाइए फटाफट से, फिर बातचीत शुरू करेंगे। पिछली क्लास तक हम लोगों ने नाउन के बारे में बात की थी और काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड समझी, पढ़ी हैं। मुझे लगता है आप रिवाइज भी आप लोगों ने किया होगा सभी चीज़ों का। और सारी चीज़ों को रिवाइज करने के बाद थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, पर जितनी भी होगी दोस्तों, आप लोगों की मैं पढ़ाई कराने के लिए ही आप लोगों के सामने हूँ। फाइन। नहीं उमेश जी, क्लास ऑफ नहीं करूँगा। पिछली बार आपकी क्लास ऑफ हुई है, काफ़ी दिनों का नुकसान हुआ, पर आप लोगों की बातचीत हम शुरू करना चाहेंगे। नीरज साहब ज़रा क्लास शुरू करें। थैंक यू एवरीवन। अब इस कमेंट सेक्शन से थोड़ा दूर हो जाए मेरे दोस्तों। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू जेंटलमैन। चलिए मेरे भाई, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने इससे पहले नाउन को सीखा, नाउन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हम लोगों ने सीखे, नाउन से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने समझा, नाउन के अलग अलग कैटेगराइजेशन हम लोगों ने देखी, ये वो सब कुछ समझा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास भरपूर समय रहा होगा और काफ़ी समय आप लोगों ने अपनी चीज़ों को रिवाइज भी किया, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से आपने देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सब चीज़ें क्लियर होंगी। फाइन। तो नाउन अगर आपने बेहतरीन तरीके से रिवाइज किया है, मेरे साथ मिलकर सीखा है, तो मेरे दोस्तों कहानी को आगे सीखने समझने का सफ़र शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। और मैं एक बहुत प्यारी चीज़ आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करना चाहूँगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात याद रख लीजिएगा, जितनी तरह के क्वेश्चंस उतनी तरह के जितनी तरह के प्रोनाउंस उतनी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब किसी भी पेपर से रिलेटेड आपकी कोई शिकायत ना रहे और हर तरह की बातचीत हम लोग सीखते चले। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फोकस। प्रोनाउन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, मैं सीधी सटीक बात करना चाहूंगा। प्रोनाउन की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो pronoun is basically a word which replaces a noun, which replaces a noun. ये तो हो गया जी पहला कायदा। लोग कहते हैं कि प्रोनाउन होता क्या? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। मेरे दिल में एक सवाल आता है कि आखिर नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्या पड़ी? सवाल तो अपनी जगह वाजिब है, आखिर नाउन को रिप्लेस करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी कि नाउन एक ही सेंटेंस में रिपीट करने की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, नाउन को एक ही सेंटेंस में बार बार लिखने की जगह हम लोग उसी की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन हमारे पास कंप्लीट, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। बड़े ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें। टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर हम नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते। नाउन के रिपीटेशन बड़े बेहुदा लगते हैं और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का नाउन की जगह पर यूज करते हैं। दोस्तों मेरी बातों को याद रखना, जितनी तरह के प्रोनाउंस उतनी तरह के क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले एक बहुत प्यारे प्रोनाउन से मिलते हैं। पहले बड़े ध्यान से सुने, समझें,
लिखने का काम जहां तक है, लिखने का काम आप आराम से भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। पर जितनी ध्यान से आप सुनेंगे, और मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चे कमेंट्स पर लगे हुए हैं। इनफैक्ट कमेंट्स का कोई रोल नहीं है, आप कमेंट्स लिखें, आप ये कहें, आप वो कहें, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जितना डेलिबरेटली मुझे सुने। मेरा काम है एक ही स्ट्रोक में हर बात आपके दिल पर लिखना, क्योंकि ये सुना हुआ आपको याद रह जाएगा, लिखा है नहीं लिखा है कौन जानता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर अगर लिखने से अगर लिखने से अगर लिखने से कोई चीज हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती, तो लिखी हुई किताबें भगवान बन जाती। मेरे बात मजाक में तो सही पर बहुत गहरी होती हैं, इन बात को थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। लिखी हुई बातों पर बाद में गौर फरमाएं, पहले बात को बड़े ध्यान से सुने। हो सकता है मेरी बात आपके दिल में गूंजे और हमेशा आपको याद रहे। मैं ठीक कह रहा हूं दोस्तों? आइए सफरनामा शुरू करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स के साथ। और सबसे पहले एक प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, जरा बोलकर सुना दीजिए साथ साथ। हाँ, यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका। अपने लगाए रखो हेडफोन्स, सामने आपके स्क्रीन है, मैं आपकी बातें आपके सामने बोलूंगा, दिल से सुने, दिल से रिवाइज करें। यू गॉट माय पॉइंट? जितना ध्यान से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, हर चीज अपने आप याद होती चली जाएगी। जहां मैं आपसे बुलवाना चाहूं, इतना शोर मचा दो कि घर परिवार को लोगे कि हाँ आज हमारा बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये शोर सीखने का शोर है। ठीक है, जहां जिंदगी है वहां शोर होता है, और जहां लोग मरे हुए होते हैं वहां शोर नहीं, वहां लोग जिंदगी झेल रहे होते हैं। शब्द गहरे हैं, बड़े ध्यान से सुनोगे तो अर्थ समझ आएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा पर्सनल प्रोनाउन, तो दोस्तों के दिल में सवाल उठता होगा, सर ये पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल क्या होता है? हाँ है ना, आप बहुत सारे शब्दों के साथ पर्सनल यूज करते हैं। ये मेरी पर्सनल कार है, ये मेरा पर्सनल फोन है, ये पर्सनल वाईफाई है। गलत जा रहे हो, वाईफाई है। पर्सनल होने का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग इसे ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इट रिलेट्स टू अ पर्सन। ठीक है ना जी, नॉट नेसेसरी कि आप टू यहां यूज करें, ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, टू लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेट्स अ पर्सन या रिलेट्स टू अ पर्सन, नॉट अ बिग डील। अब इनको अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बड़े प्यारे हैं ये शब्द। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। आगे अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो इट, इट्स, इट। और एक अगली बात आती है हमारे सामने, दे, देयर, देम। बहुत प्यारा सवाल होगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स अलग अलग दायरों की बात करते हैं, पर जो मेरा डिस्कशन है उसका दायरा थोड़ा सा अलग है। बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मैं जितना आगे चलता जाऊंगा हर बात का रीजन आपको देता चला जाऊंगा। उससे पहले आपका पूछना, उससे पहले आपका परेशान होना, वो आपकी परेशानी है। ठीक है, जितना बताऊं उतना बस एब्जॉर्ब करते चले जाओ। राइट? मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं दोस्तों, इन सभी के सभी शब्दों के व्यवहार को पहले हम लोग समझने का काम करते हैं। सबसे पहले आया हमारे सामने आई। जब हम इस आई की बात करते हैं, यूं तो इस आई का जिक्र हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लेकर चलते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझ लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ आप लोगों का चलता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। अगर कोई इंसान उसे अलग से करा रहा है तो साक्षात देवता है वो। ठीक है, और वो देवता क्यों है, क्यों आपको बेहोश करता है, ये मैं आप लोगों को नहीं, आप लोग खुद इसे धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर निकलता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, कॉनकॉर्ड कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस कहते हैं, कितने ही नाम आप कह लीजिए, लेकिन वो बने कहां से हैं? यहीं से बने। आप जितना ध्यान से सुनेंगे वहां चीजें रिलेटिवली आपको मैं जोड़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई का जो जिक्र होता है मेरे दोस्त, वो हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से, लेकिन दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हम इसका जिक्र प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह से लेकर चलते हैं, और वो हुआ हमारे सामने पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट। इन दो टेंसेस के साथ हम इसका जिक्र प्लूरल लेकर चलते हैं, इसलिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम प्लूरल रखते हैं। वजह क्या है, टेंस के दौरान समझेंगे। इस वी की अगर मैं बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने और समझे। अब इस क्लास के अंदर अगर मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए क्या यूज करूंगा बच्चों? आई। अगर बोलने का काम हम सब कर रहे हैं भारत माता की,
तो आप सभी, हम सभी मिलकर बोल रहे हैं, तो बोलने वाले इंसान हो गए सभी, तो हो गई बातचीत प्लूरल की। बोलो हाँ, आफरीन। अगर इस यू की मैं बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ एक इंसान से बात कर रहा हूं तो मैं उसे कहूंगा आई एम टॉकिंग टू यू। बोलो हाँ। अगर मैं आप सभी से एक साथ मिलकर बात कर रहा हूं तो सभी के लिए भी यू का ही यूज होगा, तो आई एम टॉकिंग टू यू। अरे हाँ है ना। इसका मतलब यही यू हम सिंगुलर के लिए, यही यूज हम प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, पर आने वाली हेल्पिंग निर्धारित की सिर्फ प्लूरल। ठीक है। आगे हम चलते हैं तो इस ही का हम जिक्र करते हैं मैस्कुलिन के लिए, लेकिन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। शी की अगर हम बात करें तो ये हुआ फेमिनिन के लिए, हेल्पिंग वर्ब हमने चुनी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब इस इट की हम बात करते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं इसका क्या फंक्शन है, पर आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दे का अगर हम जिक्र करें तो दे का जिक्र हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के आधार पर। यहां तक की बात अपनी जगह ठीक हुई। चलो जी। अब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, अगर इस क्लास में मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए क्या यूज किया मेरे दोस्तों, आई। बोलने का काम अगर हम सब कर रहे हैं तो हम सभी के लिए क्या यूज हुआ, वी। इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई कि अगर मैं इन दो शब्दों का जिक्र करता हूं तो ये वो पर्सन हुआ जो सीक्वेंस में फर्स्ट पर आया, लेकिन ये यूज किसके लिए होता नजर आया, स्पीकर के लिए। किसके लिए, बोलने वाले इंसान के लिए। अरे हाँ या ना। अब अगर इस क्लास में मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, सुन रहा है ना तू। अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने वाले इंसान के लिए हम इन शब्दों का जो जिक्र करेंगे वो हुआ हमारा सेकंड पर्सन, यानी कि इस कायदे से इसको हम अगर तैयार करें तो ये हुआ लिसनर। क्या हुआ बच्चों, ये हुआ लिसनर। ठीक हो गई बातचीत भाई, हाँ या ना। चलो अब अगर इस क्लास में मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान हमारी कॉन्वर्सेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं वो इंसान दूर बैठकर हमारी बात सुन रहा है। कुल मिलाकर इतना समझ आया, हमारी कॉन्वर्सेशन में वो इंसान एक्टिव नहीं है, इसीलिए अगर हम इसे कहने की कोशिश करें तो नॉन एक्टिव पर्सन। क्या नाम दिया भैया हमने, नॉन एक्टिव पर्सन। इसका मतलब जब हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की, ये रिलेट करता है पर्सन को, और पर्सन हो गए हमारे रूप से तीन, एक हुआ स्पीकर, एक हुआ लिसनर, और जो कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम कहेंगे दोस्तों नॉन एक्टिव पर्सन। तीन पर्सन हमारे सामने आए। आओ आगे कहानी लेके चलते हैं। अगर बात मैं करना चाहूं इन सभी के सभी शब्दों की, तो ये सभी के सभी शब्द हमारे लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले शब्द हैं, इसलिए दोस्तों हम इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या नाम लिखा हमने, सब्जेक्टिव केस। इन सभी के सभी शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी शब्द हुए हमारे पॉजेसिव केस। अगर हम इनकी बात को लेकर चलते हैं दोस्तों तो इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अलग अलग तरह की इनको लेकर बहस है, हम धीरे धीरे चीजों को डिकोड करते चलेंगे। मेरे दिल में एक बात आ रही है, कहो तो बताऊं। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। मैं अगर बोल रहा हूं तो आई हुआ। अब हम सब मुस्कुरा रहे थे मेरे गाने को सुनकर, तो क्या हुआ, वी। इसका मतलब ये रहा आपका सिंगुलर, इसी का प्लूरल कहां छिपा, वी। यू अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लूरल। इस ही के प्लूरल की मैं बात करूं तो कहां है, दे। शी के प्लूरल की बात करूं तो कहां है, दे। इट के प्लूरल की बात करूं तो कहां है, दे। कितने सिस्टमैटिक तरीके से लिखे गए हैं ये शब्द कि हर एक का सिंगुलर, हर एक का प्लूरल अपनी जगह व्यवस्थित है। सब्जेक्टिव केस अलग, पॉजेसिव केस अलग, ऑब्जेक्टिव केस अलग, और इनके फंक्शंस को लेकर अब हमें कहानी शुरू करनी होगी। दोस्तों रुक रहा हूं 1 मिनट के लिए तेरे लिए, पहले एक बार ध्यान से देख लें फिर कहानी शुरू करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज।
तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक की बात आप लोगों ने लिख ली होगी और कहानी को थोड़ा थोड़ा सा समझ लिया होगा। मैं अब यहाँ से ही आप लोगों की बातचीत शुरू करना चाहूंगा। पर्सनल प्रोनाउन के एक एक अलग अलग एस्पेक्ट से आप लोगों को मिलाना शुरू करूंगा। तो दोस्तों बड़े ध्यान से कहानी को सुने समझे। तो कहानी को शुरू करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और आपसे उम्मीद है कि आप उन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को साथ साथ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उन सेंटेंसेस को मेरे साथ मिलकर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्शन मेरे साथ करनी है, पहले ध्यान से आप लिखें, एक एक दो दो लाइन छोड़कर लिखें। टेक योर टाइम प्लीज। लो जी दोस्तों, 10 सवाल लिखे हैं आपके सामने। जरा ध्यान से आप लिखें, फिर एक एक करके क्वेश्चंस की कहानी को समझना शुरू करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज।
तो मुझे लगता है आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लिख लिया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस में इतना मुश्किल कुछ नहीं होता। पॉइंट ये है कि जिन लोगों को आधारभूत जानकारियां ठीक है ना, उन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे और मैंने लिखा आपके सामने मी कॉल्ड ही, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मी की जगह तो सर शायद आई होना चाहिए। चलो बच्चों, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात को मैं समझना चाहूंगा। और नियम कहता है, देखो बच्चों, ये बड़ा प्यारा शब्द लिखा मैंने, बोलकर सुनाओ। वर्ब। क्या लिखा? वर्ब। जब भी हम इस वर्ब का जिक्र करते हैं तो वर्ब से ठीक पहले हम यूज करते हैं कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। बोलकर सुनाए, सब्जेक्टिव केस। इसी वर्ब के ठीक बाद जो भी हम लोग जिक्र में लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से ठीक पहले जो हम यूज करते हैं वो हुआ सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ठीक बाद जो हम यूज करते हैं वो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसी कायदे पर पहले बात को हम समझना चाहें तो ये लिखी हमारे सामने एक प्यारी सी वर्ब। वर्ब से ठीक पहले जो भी हम यूज करें वो सब्जेक्टिव केस हुआ, और इसी वर्ब के ठीक बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम लोगों को यूज करना पड़ा ऑब्जेक्टिव केस। पहली बात तो ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर मैं काम करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर स्कोल्डेड आई। शायद आप देखते ही समझ गए हैं कि इस वर्ब के ठीक बाद जो भी हम लोगों को लिखना है ऑब्जेक्टिव केस, हटाकर इस आई को हम लोगों ने लिखने की जरूरत मानी ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर मी। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम काम करना चाहें, लिखा है हमारे सामने टू दे। तो इस बात को लेकर एक छोटा सा कायदा हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये वजह क्या है ये आगे ही समझ आएगी हमें। बड़े ध्यान से लिखा है मैंने एक छोटे से शब्द को आपके सामने। दोस्तों जरा पढ़ने की कोशिश करें। शाबाश। प्रेपोजिशन। बोलकर सुनाए, प्रेपोजिशन। डोंट कॉल इट परिपोजिशन, गलत हो रहा है। इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम कौन सा केस यूज करते हैं? अरे बोलकर तो सुना दो भाई, ऑब्जेक्टिव केस। फिर से बोलना बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस करते हैं यूज। क्यों? क्योंकि ये वजह तो हमें यही पता चलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए गोपाल वर्मा, यो मैन। हम जब भी कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस इसके बाद आता है, और इसी कायदे से अगर मैं चलना चाहूं तो टू लिखा है हमारे सामने एक प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चीज चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। हटा इस दे को हम लोगों ने लिखने का काम किया देम। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम काम कर रहे हैं। बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस बिटवीन को मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ये क्या हुआ हमारे सामने? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आ रही है इनफैक्ट उसे हम कैसे यूज करें? ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब इस शी का जिक्र गलत हुआ और इस शी की जगह होना चाहिए हर। बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन अगर हिस्सों में बांट कर लिखा जाए तो कई लोगों को बेहोशी इस बात की थी, यहां पर आई लिखना चाहिए। बड़ा संभल के चलने की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, लिखा है राखी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज बिटवीन शी एंड मी। हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी हमने समझा कि ये अपने आप में क्या हुआ? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की वजह से ये दोनों के दोनों कौन से केस में हुए? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से शी की जगह हमें यूज करना पड़ा हर। बोलो हाँ। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो बच्चों, थोड़ी बात को लेकर चलेंगे आगे। पहले यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर कहानी शुरू करते हैं आगे। प्लीज टेक योर टाइम।
चलिए दोस्तों, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग यहाँ तक की बातचीत को समझ गए होंगे। अब कहानी लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। लिखे हुए सेंटेंस को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा ताकि लॉजिकली चीजों को हम समझने का काम करें। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस लिखी हुई बातचीत को हो सकता है ऐसे ठीक किया हो कि सर यहाँ ही के बाद लाइक नहीं होना चाहिए, लाइक्स। चलो भाई, लिख दिया। फिर हो सकता है कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसके बाद तो ये लिखा होना चाहिए, हमने लिख दिया। एक बात बता मेरे दोस्त, बड़े प्यार से समझने का काम करना। अगर यहां पर आप इसे लाइक्स की तरह यूज कर रहे तो यकीनन ये अपने आप में वर्ब हुआ। क्या इस वर्ब के ठीक बाद आप कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज कर सकते हैं? क्या मैं किसी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं आई टीचिंग एम इंग्लिश? नॉनसेंस हो गई बातचीत, हाँ या ना? कहना तो ये कायदे से ठीक नहीं है। तो अगर ये कायदे से कहना ठीक नहीं है, आओ दोस्तों इस कहानी के सलीके को समझते हैं। फाइन, बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। हम लोगों ने जब नाउन को पढ़ना शुरू किया था, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने जब नाउन को पढ़ना शुरू किया था उस समय एक बहुत प्यारी बात कही थी कि नाउन बेसिकली हम फंक्शनल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फंक्शनल लेवल पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखने से कोई शब्द नहीं पता चलता, पता चलता है जब आप उस शब्द का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आप जब उस शब्द का यूज करते हैं, और जब भी आप किसी शब्द का यूज करते हैं तो यूज डिसाइड करता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। अब बड़े ध्यान से समझें मेरे दोस्तों, ये जो लिखा लाइक है बेसिकली ये एक वर्ब नहीं, यहां पर इसका यूज किया गया है कैसे? प्रेपोजिशन की तरह से। और प्रेपोजिशन होने की वजह से ही ये जो भी कुछ लिखा है ये कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब इस आई को हटाकर यहां मुझे लिखना पड़ा मी। अब आप मुझे बताएं, क्या इस मी का इस हैव से कोई लेना देना रहा? नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव केस का हैव से क्या लेना देना? यहां से आप रिवर्स में आना शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट कहां लिखा मिला? ही। तो इस ही के मुताबिक इस हैव को हटाकर आप लोगों ने क्या लिखा? हैज। आगे कहानी चलती है तो ये लिखा हुआ आपका पूरा का पूरा सेंटेंस। मैं अब इस लिखी हुई बातचीत में पूरी बात को लिख लेता हूं और ये हुआ मेरे दोस्तों का सेंटेंस। जनाब जरा इसे पढ़कर सुनाओ ना यार, शाबाश। He, like me, has done the work. है अजीब लग रहा है? कोई बात नहीं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे सिर्फ पढ़ने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे सिर्फ पढ़ने के लिए। अभी अभी आपने बताया ये जो लिखा है प्रेपोजिशन हुआ, के साथ ये क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझूं तो ये लाइक हुआ प्रेपोजिशन, मी हुआ ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर मैं इन दोनों को यहां से उठाकर सेंटेंस के आखिर में सिर्फ पढ़कर सुनाना है, पढ़कर सुनाएंगे। हाँ भाई, एक बार फिर से पढ़ो यार। तो आप अगर इसे ध्यान से पढ़ो तो एक बात समझ में आती है कि ऐसे पढ़ने से ही ये चीज ठीक लग रही है। अरे हाँ है ना? तो मेरे दोस्तों, आपका पेपर आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करता है। कैसे? वो आप लोगों के सामने क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे लिख कर देगा ताकि आप उसे मिसरीड करें। यू गॉट माय पॉइंट? बात हमें पता चल गई। ये जो लाइक है अपने आप में प्रेपोजिशन हुआ की वजह से इसके बाद आ रहा है कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं, इसे अपने सब्जेक्ट के लिए रिवर्स में आना पड़ा तो ही के मुताबिक यूज हुआ हैज। ये हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया इस कहानी को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं। मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा, जनाब ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। शी एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो। मुझे अफसोस उनके लिए नहीं है जो लोग सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सीखेंगे, उनके दिल में पेशेंस है। मुझे अफसोस उनके लिए है जो इन क्वेश्चंस के आंसर टाइप करने में लगे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख नहीं सकता और ना ही मैं देख पाऊंगा। सवाल इस बात का है कि आप अपने दिमाग को एक्टिव करें। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उनके जबानी मुझे जवाब दें। आपका मन सच्चा है, दिल सच्चा है, मैं आपको सुन पा रहा हूं। लेकिन अगर आप
लिखने में, नाटकबाजी में लगे पड़े, आप बर्बाद है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करता हूं। तो ये जो लिखा एक्सेप्ट है, बेसिकली ये जो लिखा हुआ शब्द है ये प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन होने के नाते, प्रेपोजिशन होने के नाते ही हम लोगों ने इसी के ठीक बाद ये जो भी कुछ लिखा कौन से केस में लिखा बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हटाकर इस दे की जगह ऑब्जेक्टिव केस पर हम लोगों ने लिखा देम। इस देम का इस आर से कोई लेना देना नहीं। यहां से इस लिखे सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिवर्स में जाके देखा तो इस शी के मुताबिक हम लोगों को इस आर की जगह यूज करना पड़ा एज। आपके लिए करेक्ट आंसर में लिख देता हूं। करेक्ट आंसर तैयार हुआ, शी एक्सेप्ट them is allowed to go। ठीक है दोस्तों, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम चाहें तो इस एक्सेप्ट और them दोनों को हटाकर सेंटेंस के आखिर में लिखने की कोशिश करें तो मीनिंग सेंसिबल आपको लगता है। हालांकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं, एक बार पढ़कर देखें बड़े ध्यान से। शाबाश। अब दोस्तों यहां पर मेरे दिल में एक सवाल आता है, बड़े ध्यान से समझने सीखने की कोशिश करें। फंक्शनल ग्रामर घुमाएगी भी धीरे धीरे, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है जिन लोगों ने रटना सीखा था मैं उनके रटने के अंदाज को तोड़ूंगा, क्योंकि गोपाल वर्मा सर सिखाने के लिए जाने जाते हैं। मेरे नाम से, मेरे चेहरे से सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन होगा जो चीज मैं आपके जहन में एक बार में डाल सकता हूं। मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स फेसबुक पर मैसेज करते हैं कि सर हमारे एरिया में बिल्कुल आपके ही एग्जाम्पल्स, आपकी ही कहानी को यूं कहीं लोग पढ़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? कितनी लता मंगेशकर भी सिर्फ एक, ठीक। मुझे सिर्फ इतना पता है अगर मैं सच्चे ज्ञान की लो जला रहा हूं और उस लो से दुनिया भर की मशालें चलती जा रही है तो इस बात से खुशी है, इस बात से खुशी है कि लोग सीख रहे हैं, इस बात से खुशी है कि लोग सीख रहे हैं और सीख कर सिखा रहे हैं। आखिर तो पर्पस एक ही है कि हर एक इंसान को जिन चीजों को सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, वो सीखे। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच नहीं रहूंगा, ये तो जलती मिसाल है। धीरे 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 हर किसी को सीखना है। सच को जो जितनी जल्दी सीख ले, जान ले, उतना अच्छा है। मैं बहुत पहले एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि इंसान दो तरह से जीते हैं, एक इंसान जो मानता है, एक इंसान जो जानता है। एक इंसान को कुछ भी कहा उसने मान लिया, और जिस इंसान ने मान लिया वो अंधा है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये रूल है बस मान लो, आप अंधे हो गए, आपकी आंखें फोड़ दी। और अगर मैं आपको कहूं कि क्यों मानते हो, आओ इसे जानते हैं, तो जानने के अंदर आपके दिल में एक वजह जाग गई, आपके दिल में एक सच्चा लर्नर, सीखने वाला एक विद्यार्थी जन्म लेता है। और मैं वो जन्म देने वाला इंसान हूं। जानो क्यों, अभी क्यों पर मैं लेके जाऊंगा, अभी तो मैं बातें सरफेस पर लेकर जाऊं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे दिल में आया। बीमार होते हुए भी इन स्टूडेंट्स के लिए आने की इच्छा इसीलिए होती है क्योंकि ये आपका अधिकार है, सीखना अधिकार है, जानना अधिकार है। चलिए दोस्तों कहानी को सीखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपके सामने इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग पूछना चाहूं तो मीनिंग क्या होगा? शी एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो। मेरे बच्चों ध्यान से सोचकर मुझे बताना, जाने की इजाजत किसे दी गई? शी को। जाने की इजाजत किसको नहीं दी गई? देम को। यही इसका अर्थ है कि शी को जाने की इजाजत है, देम को जाने की इजाजत नहीं है। बोलो हाँ, पहली बात क्लियर हुई। यहां से अब एक सवाल उठता है हमारे दिल में कि अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को जितना अंडरलाइन करूं, मेरे दोस्त सिर्फ उतना ही मुझे पढ़कर सुनाएंगे, जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना मुझे पढ़कर सुनाए। शाबाश। आप ऐसा सोचो ही मत कि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आप मेरे दिल के करीब हैं। ये साधना है, ये तपस्या है, ये उन लोगों के लिए तपस्या है, ये उन लोगों के लिए रिसर्च है जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। रटने वाले के लिए कोई भी किताब काफी है। मेरी खुद की भी किताब आ रही है, बहुत जल्दी मैंने अपनी रिसर्च कंपाइल कर चुका हूं और वो आप लोगों के सामने जल्दी ही हाजिर होगी, चिंता ना करें। लेकिन जो जानना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा ही नहीं कि हम बहुत दूर बैठे हैं सर से, आपके दिल के पास है सब चीजें। दोस्तों जितनी मैंने अंडरलाइन की बात एक बार मुझे पढ़कर सुना दे बस। बहुत खूब, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, पार्टी में इनवाइटेड कौन है? आपने कहा आई,
और शी, यही है इनवाइटेड। अरे हाँ या ना। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, बड़े ध्यान से देखना, हम लोगों ने आज तक ऐसा कोई सेंटेंस बनाया ही नहीं जिसमें हम नॉट को एंड के साथ यूज करते हो। आज तक हमने ऐसा कोई सेंटेंस बनाया ही नहीं जिसमें हम एंड और नॉट दोनों को एक साथ रखते हैं। हकीकत तो ये है कि सर नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। ऐसी बात तो हमने पहली बार देखी है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, नॉनसेंस हो गई बात सर, एंड के साथ नॉट आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं इस एंड और नोट के साथ मिलाकर कहानी आपसे पूछूं, भैया पार्टी के लिए इनवाइटेड कौन है? आपने कहा आई। इनवाइटेड कौन नहीं है? शी। अगर शी इनवाइटेड नहीं है, सुन रहा है ना तू, अगर शी इनवाइटेड नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एंड और नोट दोनों के दोनों मिलकर वही मीनिंग तैयार कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले इस शब्द ने मीनिंग तैयार किया था? अरे हाँ या ना। अगर यही मीनिंग इस एक्सेप्ट ने तैयार किया एंड और नोट को मिलाकर, तो इसका मतलब तो ये समझ आ रहा है कि ये शब्द भी तो अपने आप में क्या था? प्रेपोजिशन। तो ये दोनों के दोनों शब्द भी आपस में मिलकर तैयार हुए बच्चे किस तरीके से? प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन हुआ तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आ रही है कौन से केस में हुई? ऑब्जेक्टिव केस। तो शी को हटाकर हम लोगों ने इसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया। बोलो हाँ। अब इस आर का इस हर से कोई लेना देना नहीं, ये रिवर्स में आता है और इसको अपना सब्जेक्ट कहाँ लिखा मिला? आई। तो इस आई के मुताबिक कहानी जो भी होगी वो क्या होनी चाहिए? एम। यहां तक की बात समझ आ रही है? एक बार यहां तक की बात को ध्यान से देखें, फिर मैं घुमाना शुरू करता हूं आपको असली बातचीत पर। शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है आप यहां तक की बात को लिख चुके हैं। इन सभी के सभी सेंटेंसेस को देखकर मुझे एक बात समझ आती है कि सर फंक्शनल ग्रामर कुछ ऐसा सिखाना चाहती है कि देखने से किसी शब्द को आप नहीं परख सकते। किसी शब्द को देखने से नहीं परख सकते जब तक आप उस शब्द को सेंटेंस में यूज ना कर लें। जब आप उस शब्द को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तभी आपको कहानी समझ आती है कि एक्चुअल में वो वर्ड क्या है। मैं अगर ऐसे कहूं तो देखने में कुछ शब्द लगते कुछ और हैं, पर इनफैक्ट वो यूज होते हैं एक प्रेपोजिशन की तरह से। किस तरीके से? प्रेपोजिशन की तरीके से। अब ऐसे शब्दों को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो इन शब्दों को समझना बड़ा आसान है। आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे इंसान आते हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आपके दो ही ओपिनियन उनको लेकर होते हैं। एक, आप उस इंसान को, उस चीज को, उस बात को पसंद करते हैं, और एक, आप उस चीज को, बात को, इंसान को पसंद नहीं करते। अगर मैं इस बात के हिसाब से कहानी को जोड़ना शुरू करूं तो सबसे पहले मैंने इसी को याद करने के लिए एक पॉजिटिव कैटेगरी बनाई। क्या बनाई दोस्तों? पॉजिटिव कैटेगरी। काफी सारे शब्द हो सकते हैं जिसमें हम लोग कहना चाहें तो लाइक। क्या लिखा? लाइक। एक शब्द और लिखा मैंने आपके लिए, विद। एक शब्द और लिखा, टुगेदर विद।
एक शब्द और लिखने की कोशिश अगर मैं करूं तो अलोंग विद। ये सभी के सभी हमारे वो शब्द हुए जब हम किसी को पसंद करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक करते हैं, थोड़ा साथ पसंद करते हैं, थोड़ा और साथ पसंद करते हैं, आओ हवेली पर और ज्यादा साथ पसंद करते हैं। कौन सा बिहेवियर? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर नेगेटिव होते हैं, मां कसम चुन चुन के मारूंगा, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा हुआ? नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होते ही आपका बिहेवियर लाइक ना करके हो जाता है अनलाइक। विद नहीं, थोड़ा आउट करने का मन करता है, हुआ विदाउट। विदाउट की जगह एक शब्द और हमारे सामने एक्सेप्ट, एक शब्द और हम लोगों ने कहा एंड नॉट, इसी जैसा एक शब्द और हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं बट। तो ऐसे शब्दों को अगर हम देखें तो ये सभी के सभी हुए हमारे लिए नेगेटिव शब्द। अब दिमाग खराब होता है कि सर बाकी तो सारी कहानी ठीक है, आपने जो कहा वो सारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें, सर आप हो टीचर, आपने कहा लाइक प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है, हम कैसे मान लें? हमें तो अभी अभी आपने कहा कि जानने वाला इंसान चाहिए, जानने वाला इंसान चाहिए। मानने वाले तो अंधे होते हैं, उन्हें कुछ भी कह दो मान लेंगे। मैं अगर कहूं इस मार्कर को हवा में घुमाऊं ये सांप बन जाएगा, मानने वाले इस बात को भी मान लेंगे? नहीं, जानने की कोशिश करें। आओ इस कहानी को समझते हैं। एक बड़ा प्यारा शब्द अभी अभी हम लोगों ने लिखा, एक बड़ा प्यारा शब्द हम लोगों ने भी आपके सामने लिखा, लाइक। हम लोगों ने इस लाइक को अलग अलग तरीके से यूज करना सीखा है। एक एक करके चीजों को समझें। हम लोगों ने इस लाइक को एक वर्ब की तरह यूज किया और इसका मतलब हुआ टू अडोर या फिर लव या फिर अप्रिशिएट। ठीक है जी, कोई भी अर्थ निकल सकता है। जिसे आप अगर हिंदी में कहने की कोशिश करें, पसंद करना। मैं तेन किन्ना चाहनिया गल तेरी सोच तो परे। पसंद करना, आप किसी को पसंद करते हैं, राइट? जैसे मैं अगर कहना चाहूं आई लाइक म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूं। ठीक है। आप बहुत सारी चीजों को पसंद करते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स शायद हो सकता है किसी भी इंसान को पसंद करते हो। लाइक को अगर हम एक प्रेपोजिशन की तरह यूज करें, लाइक को अगर हम एक प्रेपोजिशन की तरह यूज करें, तो प्रेपोजिशन की तरह जब हम इसे यूज करते हैं ना दोस्तों, तो ये बताने की कोशिश करता है कंपैरिजन। क्या बताने की कोशिश करता है? कंपैरिजन। जब हम इसे एक प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो ये कंपैरिजन की बात करता है। शाब्दिक रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकलता है की तरह। क्या अर्थ निकलता है? की तरह। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लाइक आई एम अ टीचर। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने इस लाइक को देखा ध्यान से, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई। प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस। हटाया इसे, लिखा मी, मी एम लेना देना नहीं के लिए हमें सब्जेक्ट मिला, ही को हटाकर क्या चुना? एज। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर तैयार हुआ, ही लाइक मी एज अ टीचर। मैंने ठीक लिखा भाई? अब अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो बड़ा आसानी से समझ आता है, वह मेरी तरह एक टीचर है। बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो इसका ये मतलब नहीं है वो मुझे पसंद करता है टीचर, ना जी ना, ये बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस है। पहली बात समझ में आ गई? चलो बच्चों थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। एक और प्यारे से शब्द से मैं मिलाना चाहूंगा। इस शब्द को जनाब जरा बोलकर सुनाएं। बट अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो शब्द है बेसिकली अगर मैं इसे यूज करने की कोशिश करता हूं प्रेपोजिशन की तरह, किस तरह से? प्रेपोजिशन। चलो पहले काम करते हैं, थोड़ा सा इसका असली रूप से मिला देता हूं। अगर हम इसे यूज करते हैं कंजंक्शन की तरह, किस तरह से? सॉरी, हाँ, अगर हम इस शब्द को यूज करते हैं कंजंक्शन की तरह, तो कंजंक्शन की तरह अगर हम यूज करते हैं इस शब्द को, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कंजंक्शन होने के बहाने हमारे सामने पेश करता है कॉन्ट्रडिक्शन। क्या पेश करता है बच्चों? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज के
बात जब विपरीत जाती है शाब्दिक रूप से। देखो मैं हिंदी कभी नहीं सपोर्ट करता, कॉम्पिटिटिव लेवल पर हिंदी का सच में कोई तर्क नहीं है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी इसलिए है क्योंकि कई स्टूडेंट्स हो सकता है इस बहाने इन चीज़ों को समझ ले, वरना ये चीज़ राज रह जाएगी। लेकिन किंतु परंतु वटेवर, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं मैं अगर कहने की कोशिश करूं द टीचर, एक पुराना एग्जाम्पल लिखूंगा, द टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच। अब अगर मैं इस बात को ध्यान से देखूं तो दोनों बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन किस बात का हुआ कि टीचर का क्लास में होना उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ाए, लेकिन उस इंसान ने पढ़ाया नहीं, तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अरे भाई हाँ है ना, अगर ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली ये एक कंजंक्शन है। फाइन, इसी बट को अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं एक प्रेपोजिशन की तरह, और जब प्रेपोजिशन की तरह हम इसका यूज करते हैं तो ये रिप्लेस करता है एक मीनिंग को जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट। क्या कहा? एक्सेप्ट। अगर इसके अर्थ की मैं बात करता हूं तो इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा। ठीक है जी, इसका अर्थ निकलता है के अलावा। तो इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 9 को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये जो लिखा है हमारे सामने, बट ये भी आपका एक प्रेपोजिशन ही है दोस्तों, और प्रेपोजिशन होने के नाते इस लिखी हुई प्रेपोजिशन के बाद ये जो भी लिखा है ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे देम। देम का इस आर से कोई लेना देना नहीं, तो इस आर को इनफैक्ट सब्जेक्ट के नाम पर क्या नजर आया? ही, और इसी वजह से आर की जगह पर हमने यूज किया इज माई पॉइंट क्लियर? पहले मैं रुक रहा हूं 1 मिनट के लिए, इस बात को ध्यान से देखें समझें, बाद में आराम से लिख लीजिएगा, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बड़े ध्यान से इसे देख लें, टेक योर टाइम प्लीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक की कहानी को देख लिया है और समझ लिया है। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एक अगले क्वेश्चन को, और इसे भी आप थोड़ा ध्यान से सीख लें, समझ लें। जानना जरूरी है, मानना अंधकार है। जो इंसान आपको कहे कि ये मान लो, आप वहीं बर्बाद हुए। बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना।
इसी तरह के डिस्कशन में हमारे सामने एक शब्द और आया। आओ दोस्तों इसको भी हम समझने की कोशिश करें। मैंने इस शब्द का जिक्र किया और इसे हम कहते हैं सेव। कहानी के मुताबिक तो ये शब्द जो है अपने आप में एक वर्ब है। क्या लिखा? वर्ब। और वर्ब का अगर मीनिंग में समझना चाहूं तो नॉट टू स्पेंड। आप जब किसी चीज को सेव करते हैं तो डेफिनेटली उसे आप खर्च नहीं करते, हाँ है ना, बचाना। ठीक, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं ही saved a lot of money या he saved a lot of things। ठीक है जी, he saved a lot of things, जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। फाइन, एक वर्ब है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी को हम वर्ब की जगह प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और जब हम इस लिखे हुए शब्द को प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो ये अपना मीनिंग हटाकर, और ये मीनिंग क्या लेकर चलता है? एक्सेप्ट। शायद अभी अभी हमने इसका अर्थ समझने की कोशिश करा के अलावा। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो भैया इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो आपको तो यहाँ पर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का तो ताल्लुक ही नहीं बनता। तो इसका मतलब यहाँ लिखे हुए इस आरुषि के बाद इस सेव को अगर ध्यान से हम समझने की कोशिश करें तो ये हुआ प्रेपोजिशन। क्या हुआ? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें आगे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। हटाया इसे और ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर क्या लिखा? मी। इस मी का इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं। अगर नहीं तो आरुषि के मुताबिक वर्ड को हटाकर हम लोगों ने क्या चीज को चुना? वॉज। ठीक, तो इसका मतलब वही आपके सामने आता है कि आरुषि को चांस दिया गया मेरे अलावा। बात समझ में आ रही है? देखने से नहीं पता चलता, पता चलता है शब्दों के प्रयोग से। अरे हाँ है ना, फंक्शनल ग्रामर इसी बात का नाम है। यहां तक की बात कुछ समझ आ रही है दोस्तों? आराम से इस बात को लिख लीजिएगा। मैं रैंडम 2-4 बातें और आपके साथ करना चाहूंगा, समझना समझाना चाहूंगा। चलिए, इससे पहले की बात मैं लिखना चाहूंगा और इससे पहले की बात आती है, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें और कहानी क्या है इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखे हुए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले इससे पहले हम लोगों ने एक छोटे से नियम को रटा था। मैं जानता हूं इससे पहले एक नियम को हमने रटा था कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम प्रेपोजिशन से लिखने की कोशिश करें तो आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका ताल्लुक हम सब्जेक्ट 1 से या सब्जेक्ट 2 से किससे रखते थे? मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस बात को हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में लिखा था और हो सकता है रटा था। आज इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं ये एक्चुअल में हुआ क्या। मेरे दोस्त, अगर इसे थोड़ा मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की अगर मैं बात जानता हूं तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद जो भी कुछ लिखा जाता है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। हम ये जानते ही हैं कि इस ऑब्जेक्टिव केस का इस हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक नहीं। अब अगर इस हेल्पिंग वर्ब से ताल्लुक नहीं रहा तो इस हेल्पिंग वर्ब को अपने नाम के सब्जेक्ट पर चाहिए, तो क्या चीज चाहिए? बात कुछ समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये समझ आता है कि जिन चीजों को हम कुछ समय पहले रटते हैं, वजह नहीं जानते और हमने उस चीज को रट लिया, बेहोशी है सर, इसके अलावा कुछ नहीं। चीजों को रटना हम लोगों ने जरूर पढ़ा, लेकिन वक्त रहते हम उसे रटते हैं। जब वक्त उस चीज को समझने का आएगा, सर मैं सब चीज खोल के रख दूंगा, टेंशन की बात नहीं है।
इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये हमारे सामने लिखा सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 क्वेश्चंस प्लूरल है। ये जो भी लिखा है हमारे सामने आ गई बातचीत प्रेपोजिशन की, यानी कि इस प्रेपोजिशन के बाद ये जो भी कुछ है वो इनफैक्ट कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चों इस ऑब्जेक्टिव केस का इस आने वाली वर्ब से कोई लेना देना नहीं। अब अगर इसे अपने लिए सब्जेक्ट के नाम पर कुछ चुनना है तो रिवर्स में आकर हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ लिखा मिला, क्वेश्चंस, यानी कि इसी की वजह से शायद इस इज को हटाकर हमने क्या लिखा, आर। एक भी चीज की वजह बिना समझे नहीं जाएंगे, हर बात को समझेंगे। फाइन, हम लोगों ने यहां पर जो लिखा समझा, देखने में कुछ शब्द होते प्रेपोजिशन है। मेरे साथ पहले सारी कहानी को रिवाइज करें, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे समझेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन पे अटेंशन। सबसे पहले हम लोगों ने समझा प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। वेट अ मोमेंट प्लीज। सॉरी फॉर द ब्रेक, मैं थोड़ा सा रुक रहा था ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। सो लेट्स अस कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी अटेंटिव। हम लोगों ने अब तक जो सुना सीखा समझा, मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम वर्ब से ठीक पहले यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, इसी वर्ब के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पहली बात तो ये समझी। दूसरी बात हम लोगों ने समझी कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद हम लोग लिखते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रेपोजिशन सेगमेंट को अगर हम समझे तो दो हिस्सों में हमने इसे समझने के लिए तैयार किया। एक ही पॉजिटिव शब्द बोलकर सुनाए जरा, लाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। अगर आप नेगेटिव होते हैं किसी बात को लेकर, आपने यूज किया अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट, एंड नॉट, बट। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक शब्द को और समझने की कोशिश की और इसी लिस्ट में एक शब्द हमारे सामने और जुड़ गया, सेव। अरे हाँ ना। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले तो हमें समझ आया देखने में शब्द कुछ भी लग सकते हैं, पर डिपेंड करता है हम उनका यूज कैसे करते हैं। और ऐसे लिखे हुए शब्दों के फर्क को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दोस्तों? आगे हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में कहीं पर रटी थी बात, उसकी वजह को आज समझ लिया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चलिए दोस्तों, अब लेके चलते हैं इस दास्तान को थोड़ा और आगे। आपने कहा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, पर जरूरी तो नहीं कि हर बार हमारे सामने प्रेपोजिशन एक ही तरह से आए। कभी कभी प्रेपोजिशन भी अपने रूप बदल कर आती है। आओ दिखाते हैं। और अब यहां से ये तो हमारी दो बातें हुई। अब प्रेपोजिशन का रूप कुछ बदलता नजर आया और इसी को हम अगर कहने की कोशिश करें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखना बच्चों मैंने क्या लिखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। कायदे से तो ये कुछ और ही चीज है, सुन रहा है ना तू? कायदे से तो ये कुछ और चीज है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको कहना चाहूंगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये है क्या, बने कैसे, काम क्या किया, कैसे फंक्शनिंग है इनकी, समझने का काम करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज हम फिलहाल के लिए ऐसे समझे कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की प्रेपोजिशन। बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं अगर मैं कहना चाहूं तो, जैसे अगर मैंने कहा आपके सामने followed by, assisted by, pleased with, ऐसे कई सारे हमारे शब्द हो सकते हैं। इनको बनाने का एक सीधा सटीक तरीका है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं। अब लिखे हुए इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं, द स्टूडेंट्स फॉलोड बाय ही। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से समझ ही गए हैं तो ये हुआ आप लोगों का प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद आगे क्या चीज आ रही है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस लिखे हुए ही को यहां से हटाकर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की हिम। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो हैज का इससे लेना देना नहीं। हैज को रिवर्स में आकर आपका सब्जेक्ट क्या लिखा मिला, स्टूडेंट्स। कहानी अपनी सिंपल हुई। तो हैज को हटाकर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की क्या चीज, हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव
शेखर असिस्टेड बाय। तो ध्यान से अगर मैं देखना चाहूं तो ये हुआ आप लोगों के सामने वही बातचीत, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या लिखा बच्चों मैंने? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, इसका असली नाम भी है, हम समझेंगे इसको जब आगे धीरे धीरे हम लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है थोड़ी सी देर पहले कुछ आवाज विलुप्त हो गई। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेपोजिशन के दो एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए। अब प्रेपोजिशन का एक तीसरा एस्पेक्ट जिसे हम लोगों ने कहा प्रेपोजिशनल फ्रेज। बेसिकली ये बनता कैसे? फ्रेज हमने समझा था पहले दिन की क्लास में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो है पर पूरा अर्थ नहीं। इस बात को समझने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन। और जैसे कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। कहानी वहीं रही कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो बच्चों प्रेपोजिशन के बाद आने वाली बातचीत जो भी हम कह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और उसी को लेकर ये दो सवाल हमने लिखे। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात को लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों आगे। मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों ने बड़े डेलिब्रेटली सुनी होगी, समझी होगी। वीडियो को एक बार, दो बार, 5 बार, जितनी बार आपका मन करे देखने का देखें। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, जितनी बार आप देखोगे कहानी उतनी बार अच्छे से समझ आएगी। स्टूडेंट्स की एक छोटी सी कंप्लेंट सामने आई, वो कहते हैं सर एक बार की क्लास में 1 GB डेटा खत्म हो जाता है। तो बच्चों दूसरा तरीका, या तो आप अपने घर पर वाईफाई लगवाएं। वाईफाई नहीं है तो सर आप ऐसी लाइब्रेरीज ज्वाइन करें जहां पर वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तो यही है, पढ़ना है तो रास्ते आपको निकालने ही होंगे। फाइन।
तो मुझे लगता है कहानी को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं बच्चों। आओ, मैं कुछ एक बातें लिख रहा हूँ आपके सामने, अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, फाइन, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे आगे। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मैंने आपके सामने जो थोड़ी सी बात लिखी है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, अब अगर हम कहें, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बार बार कमेंट सेक्शन पर हमेशा फोकस रखते हैं, और ये आपके लिए डिस्टरबेंस है। ना तो आप इससे कोई चीज़ सीख पाते हैं और ना ही इनके आधार पर कोई चीज़ों को आप समझ पाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे बच्चों तो आप ही का फायदा, बाकी तो आप सभी के सभी देवता इंसान हैं। फाइन, मैं आगे की बात को समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझें। ये तो छोटी सी बात मैंने लिखी, अब असली बात को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। एक प्यारा सा सेंटेंस आपके लिए लिखा, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। टेक माइक सेंटेंस लिखता है, रामा इज स्ट्रोंगर देन श्यामा। अगर लिखे हुए इस सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर इस लिखे सेंटेंस में कंपैरिजन हुआ। अब बड़े ध्यान से सोचकर एक बात बताओ, क्या किसी इंसान की शक्ल की तुलना किसी के जूते से हो सकती है? नहीं। क्या किसी इंसान के कपड़े की तुलना किसी की नाक से हो सकती है? नहीं। क्या किसी की आंखों की तुलना किसी की मूंछों से हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे सर कंपैरिजन हमेशा, ना 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 ना, गलत जा रहे हो। सिमिलर नहीं, अगर सिमिलर आप कह रहे हो तो एक बात बताओ, जब सिमिलर ही हो गए तो कंपैरिजन किस बात का? गलत जा रहे हो। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। क्या कहा सर मैंने? लाइकवाइज। कंपैरिजन हम हमेशा लाइकवाइज होता है, कंपैरिजन सिमिलर कैटेगरी से नहीं। इसे थोड़ा ध्यान रखें, शब्द को मैं आगे ठीक करूंगा, वजह क्या है। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। अब लॉजिकली समझो कहानी क्या है। इधर लिखे सेंटेंस में राम का कंपैरिजन किसके साथ हुआ? श्याम के साथ। अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो शायद ये जो लिखा है शब्द एक वर्ब है। अरे बोलो हाँ। अब अगर लिखा हुआ ये शब्द वर्ब है तो वर्ब से ठीक पहले अपन कौन सा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो भैया आगे जब हम लिख रहे हैं तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस। अब सेंटेंस को ध्यान से समझें, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। राम का कंपैरिजन हुआ श्याम के साथ। ये जो भी हमारे सामने लिखी हुई है, ये सारी की सारी जो भी, फिलहाल के लिए मैं इसे कंपैरेटिव वर्ड कहूंगा। जो भी आप लिखना चाहें आपकी इच्छा है। कंपैरिजन कर रहा है, मुझे इससे ज्यादा नहीं जानकारी। तो कंपैरिजन के लिए हम हमेशा लाइकवाइज चलते हैं। इधर सब्जेक्टिव केस, तो बच्चे इधर भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ा? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बात सही हुई। अब इस लिखी हुई बातचीत से एक कहानी मुझे समझ आ रही है कि जब भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं कोई भी कंपैरेटिव वर्ड, मैंने इस शब्द को लिखा है आपके सामने, क्या कहा? कोई भी अगर कंपैरेटिव वर्ड हम लिखते हैं तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। और लाइकवाइज होने का मतलब ये हुआ हमारे पास इधर भी चाहिए सब्जेक्टिव केस और इधर भी क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस। क्योंकि दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस लिखना बड़ा अजीब लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा आसान बना दूं। ये हो गया सब्जेक्टिव केस 1, ये हुआ सब्जेक्टिव केस 2। पहली बात तो ये, अरे हाँ या ना। अब मुझे इसे थोड़ा ध्यान से समझने का काम करना है। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। टेक, अरे टेक। अगर मैं इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूं तो इधर आपका राम, कौन? इधर आपका राम। टेक,
हो लड़का आह 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 आंख मारे है। इधर आपका शाम बेचारा थोड़ा कमजोर इसलिए उदास है, टेक। इधर श्यामा टेक। अब अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। अगर बड़े ध्यान से समझा जाए तो राम और श्याम दोनों का कंपैरिजन हुआ। बड़े ध्यान से सोचकर बताएं इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रोंग है? कौन ज्यादा स्ट्रोंग है? राम। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रोंगर देन एक कंपैरेटिव जो भी शब्द हम लोगों ने लिखा इसने इशारा किस तरफ किया? सर पहले सब्जेक्ट की तरफ। किस तरफ इशारा किया? पहले सब्जेक्ट की तरफ। बोलो हाँ। अगर ये पहले सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है तो कहानी ये समझ आ गई। भले ही कंपैरिजन हम दोनों सब्जेक्टिव केस में लेके चल रहे हैं, लेकिन आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसकी भी वजह है, इस वजह को हम समझेंगे जब हम आगे कहानी को लेकर जाएंगे। तो लो जी सरकार, थोड़ी सी बात को डिकोड कर देते हैं। ऐसे लिखे हुए कंपैरेटिव वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? एज वेल एज मच एज, मोर देन, लेस देन हो सकता है आप यहां यूज करते नजर आए। फीवर देन, ऐसे शब्दों की आपको कोई संख्या ही नहीं है ना? कंपैरिजन कर रहे हैं, कितनों के बीच हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आए लेडीज एंड जेंटलमैन, ही एज वेल एज मी। पहले तो यहां तक की बात को मुझे सोचकर बताएं, क्या ये बात अपनी जगह ठीक है? नहीं। आप कहोगे सर कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज चलता है। अब लाइकवाइज चलता है तो ही का कंपैरिजन मी के साथ, सर ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, इसे हमें ठीक करना पड़ा सब्जेक्टिव केस में। यहां तक बात ठीक हुई। आगे अगर मैं देखना चाहूं तो इस ही के मुताबिक क्या ये इज अपने आप में ठीक है? यकीनन अपने आप में ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मेरे सामने लिखा है ये सेंटेंस, शिखा मोर देन देम। क्या पहले ये बात को ध्यान से देखें, क्या ये अपनी जगह ठीक लिखा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे ठीक करें तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज हुआ। तो लाइकवाइज होने का मतलब इस देम को हटाकर यहां पर हम लोगों ने पहले क्या लिखा? दे। एक बार फिर से बोले, दे। हम लोगों ने पहले इसे ठीक किया। अब मुझे देखना है कि इस हैव का जिक्र किसके अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए? यकीनन पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शिखा सिंगुलर। और इसी कायदे से हम लोगों ने इसे ठीक किया और क्या लिखा? हैज। क्या लिखा? हैज। क्वेश्चन 3 पर आए, ही लेस देन यू आर एलिजिबल। अब देखो कितना प्यारा सवाल हो गया। पहले यहां से लेकर यहां तक बताओ कोई परेशानी है? अरे बोल नहीं रहे हो भाई। यहां तक अगर हम देखें तो कोई परेशानी नहीं, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। कहानी तो अब शुरू हुई कि आने वाली जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग? पहले सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। तो क्या होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो मैं आज यहीं तक आप लोगों के साथ सफर लेकर चलना चाहूंगा। आज की बात को यहीं तक मैं रोकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरे साथ एक बार आखिरी बार रिवाइज कर लें इस सारी कथा को। उसके बाद आप लोग अपना आराम करें, मैं भी आराम करना चाहूंगा, बिकॉज इट इज अनबियरेबल फॉर मी। ठीक है, मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। मैं अपने जेन्युइन एफर्ट्स लगाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए। मेरे शब्दों से, मेरी बातों से या मेरे प्रभाव से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है वो बच्चों के अंदर जो जलती हुई आग है और मैं उससे बुझने नहीं देना चाहता। हम लोगों ने एक एक चीज को समझा, मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। प्रोनाउन की डेफिनेशन मेरे साथ साथ मिलकर बोला थोड़ी स्पीड से। प्रोनाउन की डेफिनेशन, अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। सबसे पहली हमारी मुलाकात हुई पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करता है पर्सन को। 3 हिस्सों में हमने इसे बांटा, एक स्पीकर, एक लिसनर और एक नॉन एक्टिव। अलग अलग केसेस में हमने इसे बांटा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। अभी तक हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पर लड़ रहे थे। यहां पर हम लोगों ने समझा कि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी बात हमने समझी, प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसी आधार पर हम लोगों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आगे हम लोगों ने समझा एक पुरानी बात रटी हुई कि 2 अलग सब्जेक्ट्स को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब क्यों आई, इसकी वजह हम लोगों ने समझी। अरे बोलो हाँ। आगे हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन
देखने में कुछ और पर होती कुछ और होती है। वो चीज़ों का हमने डिफरेंस समझा, लाइक एंड नॉट बट एटसेट्रा, ये सारी कहानी बात की हुई। फिर उसके बाद हम लोग चले आगे, एक बड़ी प्यारी चीज़ आई हमारे सामने, कंपैरेटिव वर्ड। इसे आप लोगों ने देखा और इन दोनों नमूनों को बड़े ध्यान से पढ़कर आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, लव एंड रिगार्ड्स, गुड नाइट, टेक केयर।